नमस्कार। टॉक्स विद रैशनल बुनियानी के इस नए शो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पूरे देश में एक खास तरह का तमाशा चल रहा है और इस तमाशे के केंद्र में जो चीज़ है उससे ध्यान लोगों का हटा दिया गया है। जी, आदिवासियों के साथ अत्याचार। हमने मध्य प्रदेश की वीडियो देखी थी। मैं तो इस तरह के वीडियोस अपने यहाँ चलाता नहीं हूँ कभी, लेकिन सोशल मीडिया पे आप सबने देखा ही होगा कि किस तरह एक आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने की बात हुई। उसके बाद तमाशा किया गया, शिवराज जी ने बुलाया, पैर वैर धुला, क्या क्या हुआ। मणिपुर में जो चल रहा है उसमें जो वीडियो आया था वहाँ भी आपने यही देखा, 2 आदिवासी महिलाओं के साथ अत्याचार। राजस्थान से आदिवासियों के साथ अत्याचार की बातें आती रहती हैं, उत्तर प्रदेश से आदिवासियों के साथ अत्याचार की बात आती रहती है। और आदिवासी जो है पूरे देश में फैले हुए हैं। और आदिवास का मतलब क्या होता है? जो सबसे पहले से यहाँ के निवासी है, मूल निवासी हैं, जिन्होंने जंगलों को, जमीन को संभाल कर रखा हुआ है, उनके साथ लगातार दुर्व्यवहार होता है। और दुर्भाग्य की बात है कि अखिल भारतीय स्तर पर आदिवासियों की न तो कोई पार्टी है और ना ही कोई ऐसा बड़ा संगठन है जिसमें सब मिलकर अपने साथ हो रहे अन्याय का प्रतिकार कर सके। तो हमने सोचा कि आज डॉक्टर साहब से बात आदिवासियों को लेकर की जाए। संविधान में क्या क्या अधिकार हैं उनको, क्या हैं आदिवासी, क्यों उनके साथ लगातार इस तरह का अत्याचार हो रहा है, इन सारी बातों पर हम आज बात करेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी से। नमस्कार सर। जो बात मैंने कही सर कि आदिवासियों के साथ लगातार अत्याचार की अलग अलग घटनाएं होती हैं, कभी मध्य प्रदेश, कभी मणिपुर, कभी उत्तर प्रदेश, कभी कहीं से आता रहता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आदिवासी हैं कौन, उनकी संवैधानिक स्थिति क्या है? देखिए, आदिवासी एक तो इतिहास में अगर हम जाएं तो भारत में जो मानव समाज आया वो 65,000 साल पहले आया साउथ अफ्रीका से। और उसकी जो तीसरी वेव आई थी 6,000 साल पहले, वो लोग जो यहाँ बस गए वो यहाँ के मूल निवासी आदिवासी हैं। इसके बाद आर्य लोग मध्य एशिया से आए, सदर्न सदर्न रशिया के एरिया से आए, और उनके आने के बाद इसके बीच का जो संघर्ष हुआ, इसमें ज़्यादातर लोगों को जंगलों में जाना पड़ा। अब राजाशाही के दौरान इनकी वही परिस्थिति रही, और समाज में जो दूसरे परिवर्तन हुए वो इनको प्रभाव नहीं किए, इन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब अंग्रेज़ों के आने के बाद जब उन्होंने अपने राज्य को ज़्यादा विस्तार करना किया इंटीरियर एरियाज़ में, तो ये आदिवासी पहले से मौजूद थे। तो उन्होंने कुछ तो इनके ऊपर दमन किया और कुछ इन पर जो अत्याचार किया। उसके बाद कुछ कानून भी बनाए, और आज़ादी के बाद ये कानून लाए गए ताकि आदिवासियों की सभ्यता बरकरार रहे, उनका जो जंगलों पे अधिकार है, ज़मीन पे अधिकार है, जल जंगल ज़मीन पे अधिकार है, वो सुरक्षित रहे। इसके लिए कई कानूनी प्रावधान किए जिसके आधार पे वो जंगलों में और वन के क्षेत्रों में जीते भी हैं। और साथ ही साथ उनमें शिक्षा का प्रसार होने के कारण उनमें कई लोग शहरों में आते हैं, नौकरियां करते हैं, और इसके कारण आदिवासी समाज में भी एक छोटा-सा परिवर्तन आता गया है। और शुरू में ये देखा गया आज़ादी के समय कि इनकी परिस्थिति काफ़ी ख़राब है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, तो इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। मोटे तौर से इनकी जनसंख्या 7.5% थी, जो आज 8.5% हो गई है, और इसके लिए उनको शेड्यूल्ड ट्राइब के दर्जे में उनको 7.5% का आरक्षण दिया गया। पर ये मेरी समझ है कि जितना आरक्षण उनको मिला है संविधान में, उतनी पोस्ट पे वो आए नहीं हैं, बहुत सारे कारणों से। उसमें सामाजिक कारण भी हैं और शैक्षणिक का, क्योंकि शिक्षा का प्रसार इनके क्षेत्रों में उतना नहीं हुआ है, उसके लिए ये हुआ है। अब बाद में क्या हुआ कि जैसे हमारे यहाँ औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया विकसित होती गई, तो कई बड़े उद्योगपति इन क्षेत्रों में आदिवासियों के जहाँ रहते हैं उसके नीचे बॉक्साइट और बहुत अच्छे अच्छे खनिज पदार्थ वहाँ हैं, तो कई लोग इस पर कब्जा करना चाहते हैं और उनको वहाँ से डिस्प्लेस करना चाहते हैं।
तो इसमें एक बड़ा आंदोलन जो हम देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, उसका यही उद्देश्य था कि आदिवासियों की जो ज़मीन है, जो गांव हैं, वो नर्मदा के डूब के क्षेत्र में ना आए और वो अपनी ज़मीन के ऊपर रहें। ऐसे ही दूसरा, उड़ीसा में वेदांता ने कोशिश की थी कि वो भी आदिवासी के क्षेत्रों में अपनी इस पर करें। और अभी भी जो मणिपुर में बात हो रही है, उसमें भी अभी जैसे अनी राजा के बारे में शायद हमने डिस्कस किया था, अनी राजा के ग्रुप ने भी यही बताया कि ज़्यादातर ये झगड़ा ज़मीन का है, क्योंकि उनका जो एरिया है वो प्रोटेक्टेड है, कि उनकी ज़मीन को दूसरे लोग खरीद नहीं सकते। और वहीं से एक्चुअली मणिपुर का एक जो विवाद चालू हुआ है, विवाद क्या है, आदिवासियों पर हमला जो चालू हुआ है वो वहीं से चालू है, ताकि उनको उनकी ज़मीन से बेदखल किया जा सके। तो ये मोटे तौर पे आदिवासियों का एक तरफ है शिक्षा के प्रावधान, उनके कानूनी अधिकार, कानूनी अधिकारों का वायलेशन अलग अलग तरीकों से, और शिक्षा का उन क्षेत्रों में ज़्यादा ना पहुंचना, ये एक है। दूसरा, मैं इसको इससे जोड़ना चाहूँगा जो सांप्रदायिक राजनीति के उदय से। अब आप देखिए, इन क्षेत्रों में एक तो शिक्षा का ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ है, स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार की पहुंची नहीं है, और कई मिशनरी ग्रुप्स इन एरियाज में भी काम करते हैं। अब मिशनरी ग्रुप्स का भी हो सकता है, कुछ मिशनरी ग्रुप उनका एजेंडा हो धर्मांतरण करने का, और कुछ मिशनरी ग्रुप्स ये मानते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज की सेवा करना ये उनके लिए कर्तव्य है। दोनों बातों का मैं कह रहा हूँ। और ज़्यादातर ये दूसरे कारणों से आदिवासी क्षेत्रों में जो ईसाई धर्म में धर्मांतरण हुआ है वो निश्चित रूप से हुआ है। और वो भी खैर आज देखें तो पूरे देश में आदिवासियों की जो जनसंख्या है 7.5, और पूरे ईसाई समाज की जनसंख्या है 2.3। तो आदिवासी समाज के एक तबके ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया है, क्योंकि वो मिशनरीज के प्रभाव में रहे हैं। और इसीलिए आप देखें, उन पर दो तरफा आक्रमण हो रहा है। एक तरफा आक्रमण है जहां कॉरपोरेट सेक्टर जाके उनकी ज़मीनों पे कब्जा करना चाहता है। दूसरा, ये मणिपुर टाइप देख रहे हैं जहां मैती ग्रुप इस आधार पे कि पहले तो वहाँ एक हिंदू साम्राज्य था, उसका जो नाम था मैं नाम भूल रहा हूँ उनका, तो उस आधार पे उनको समर्थन दिया जा रहा है कि आप ये हमारा साम्राज्य था, हमको ज़मीन चाहिए। तो फिर उस हाई कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद ये सब उत्पात वहाँ चल रहा है। तो ये जो आप देखें, जो खास तौर से 1998 के बाद डांग इधर गुजरात में हो, झबुआ मध्य प्रदेश में हो, कंधमाल उड़ीसा में हो, इन तीनों क्षेत्रों में एक क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ वातावरण खड़ा किया गया था। और उसका मुख्य उद्देश्य, ईसाई धर्म तो खैर एक नाम की बात है, मुख्य उद्देश्य था कि इन क्षेत्रों पे कॉरपोरेट सेक्टर और दूसरों का वर्चस्व जमाना। तो ये आज उनकी हालत है। और समाज में ऐसा कोई संगठन नहीं है, इनके जो संगठन है जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन ने इनके लिए काफ़ी कुछ करने की कोशिश की, पर आपने बिल्कुल सही कहा कि जो राजनीतिक पार्टियां भी हैं वो इनके अधिकारों को उतना महत्व उन्होंने अभी तक नहीं दिया। अगर देखें सर, तो जल जंगल ज़मीन की जो लूट का मामला है वो आज का मामला नहीं है। अंग्रेज़ों ने आने के बाद भी ये लूट शुरू की थी। और ख़ास तौर पर अयोध्या सिंह वाली किताब हम पढ़ें तो समझ में ये आता है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो सबसे आरंभिक विद्रोह थे वो आदिवासियों ने किए थे, चाहे वो गोल विद्रोह हो या तमाम सारे विद्रोह एक के बाद एक हुए थे। हाँ, बिरसा मुंडा तो खैर बेहद जाना पहचाना नाम है ही। ये सारे विद्रोह उसी ज़मीन की लूट को बचाने के लिए हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे देखा यह गया कि आदिवासी जो है, जब मुख्य धारा की आज़ादी की लड़ाई शुरू होती है, ख़ासतौर पे 1857 के विफल होने के बाद, तो आदिवासी जो है वो धीरे धीरे हाशिए पर जाना शुरू हो जाते हैं उस ज़माने में भी, और उसके बाद से अब तक मुख्य धारा में आ नहीं पाए हैं। आपको क्या लगता है कि सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी है या कोई और वजह है? देखिए, इसमें निश्चित रूप से सरकारों की इच्छा शक्ति की कमी भी है, और दूसरी तरफ से एक और बात देखिए, जो सामाजिक प्रक्रिया है, खास तौर से आदिवासियों के ग्रुप के कुछ जो दबाव के कारण मध्य मार्गी पार्टियां उनके कई एजेंडा को साथ में लेकर चलती हैं। और दूसरी तरफ से जो धर्म के नाम की राजनीति चलती है वो निश्चित रूप से इनको दबाने के लिए, इन पर, इनके एरिया पे अपना दूसरों का कब्जा करवाने के लिए वो ज़्यादा आक्रामक रूप से चलती है। जैसे आपने उल्लेख किया मध्य प्रदेश का सीधी कांड,
जो शुक्ला नाम के व्यक्ति ने पेशाब किया, तो वो एक तरफ की बात है कि इनका अपर कास्ट असर्शन यानी सवर्ण का जो इन पे वर्चस्व है वो एक तरफ से है, और दूसरी तरफ से खैर उनको ये कोऑप्ट करने की भी कोशिश है। तो उन पर दो प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। एक तो सामान्य प्रक्रिया के तौर संविधान के दायरे में आके वो कहीं कहीं अपने अधिकारों की मांग करते हैं, कई लेफ्ट ग्रुप्स में भी उनको सपोर्ट किया है, जो बिखरे बिखरे रहे हैं उनको पूरी सफलता भी नहीं मिली है। और दूसरी तरफ से उनको अधिकारों के दबाने के लिए, जैसे मैं पिछली बार भी उल्लेख किया था, वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठन आए हैं जो उनको सांस्कृतिक रूप से जोड़कर सबऑर्डिनेट अपने मातहत मैं चाहूंगा आप आदिवासी वनवासी वाला अंतर भी एक बार फिर दोहराव का खतरा जी उठाते जी हुए जी बताएं। जी जी देखिए, तो ये एक्चुअली आज का मुझे तो लगता है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जहाँ एक तरफ से बहुत सारी पार्टियां इनके अधिकारों को स्वीकार करती हैं, जो हिंदू राष्ट्र के नाम पे चलने वाली राजनीति है वो निश्चित रूप से इनको दुय्यम दर्जा देना चाहती है, और इसलिए उन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम 1950 के दशक में खोला। और उनका उद्देश्य क्या था कि एक तो इनमें ब्राह्मणी मूल्यों को डाला जाए और ब्राह्मणी मूल्यों के आधार पे समाज में उनको उनकी जगह दिखाई जाए कि आप समाज में एक नीचे तबके के हैं। इसका मेरा खुद का मैं थोड़ा सा विश्लेषण बता दूं, बहुत ज़्यादा मैंने बड़े समाजशास्त्रियों से तो पढ़ा नहीं है, कि जैसे मैं गुजरात में जब जाता था तो वहाँ मैं एक घटना थोड़ी सी बता दूं। एक इतवार को वहाँ के एक आदिवासी ग्रुप ने मीटिंग बुलाई और पूरा आधा हॉल भर गया। तो मैं तो खुश था कि भाई इतने लोग अपनी बात सुनने आए हैं, पर जो संयोजक थे वो बहुत दुखी थे। वो दुखी क्यों थे? बोले मैं तो उम्मीद कर रहा था और हॉल ज़्यादा भर जाएगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं आए फिर लोग? तो बोले पड़ोस में शबरी कुंभ का मेला लगा है। तो अब देखिए, इन्होंने जो प्रतीक चुना है आदिवासियों के लिए वो शबरी माता है, जो खुद जिसके पास खाने के लिए चीज़ें नहीं है, भगवान राम को भी जूठे बेर खिलाती है, एक तरफ वो, और दूसरी तरफ इन्हीं क्षेत्रों में जहाँ भी कोई पत्थर रहता है उस पर वो गेरुआ रंग लगा के बना देते हैं कि ये हनुमान है, ये हमारे आराध्य हैं, और उनके लिए यात्राएं निकालते हैं। तो ये उनको वनवासी कहते हैं। जैसे मैं और आप, हम जानते हैं ये आदिवासी हैं, तो ये उनको आदिवासी के रूप में भी स्वीकृत नहीं करना चाहते, क्योंकि इनकी विचारधारा में तो ये है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी हैं, हिंदू यहाँ के मूल निवासी हैं, क्रिश्चियन और मुसलमान विदेशी हैं। तो अगर ये इनको आदिवासी कहेंगे तो आदिवासी टर्न बैक करके कह सकते हैं भाई आप भी तो हमारे बाद आए, तो आप मुसलमानों, मूल निवासी तो आदिवासी हैं, वही, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। खैर ये बात अलग है कि 1947 के बाद से जब संविधान बना तो सब यहाँ के बराबरी के नागरिक हैं हमारे संविधान के अनुसार। तो इस जमीन पर ले जाना ही अपने आप में गलत है कि सबसे पहले कौन आया बाद में कौन आया। जो आया आया, सब यहाँ के हैं, सभी भूमि गोपाल की, और जो ये सब लोग यहाँ के बराबरी के नागरिक हैं, इसके आधार पे होना चाहिए। तो वनवासी कह के इनको एक दूसरे दर्जे, एक दो प्रक्रियाएं इन पे की जाती हैं। एक प्रक्रिया, इनको इनकी सांस्कृतिक मूल्यों से दूर किया जाता है, इनको बताया जाता है कि आप हिंदू हैं। अब ये मेरी जो समझ है, आदिवासी संस्कृति ये काफ़ी अलग संस्कृति है। ये प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं। इनमें कोई ये पुरोहित नहीं होते, धर्म ग्रंथ नहीं होते, मंदिर नहीं होते। ये आदिवासी संस्कृति का भाग है, और उनका जो सेलिब्रेशन का तरीका है वो भी बहुत अलग है। तो उसमें ये इस प्रकार के मूल्यों को डालते हैं कि देखिए शबरी माता आपकी थी, भगवान राम की कैसी सेवा करती थी, आप तो हनुमान जी के भी प्रतीक हैं, हनुमान जी भी तो भगवान राम के ये थे, तो आप हमारी परंपरा में आपका एक ये स्थान है, उस स्थान के आधार पे हम आपको साथ में लेके चलेंगे। तो वनवासी आदिवासी में बहुत गहरा अर्थ छुपा है, और वो अर्थ एक राजनीतिक तरीके से इसको लादने की कोशिश की जा रही है। और इसका बहुत बड़ा जाल, अभी देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी ने, वो लेफ्ट हो या सेंटर वाली हो, इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि आदिवासी क्षेत्रों में क्या चल रहा है। 50 साल से 60 साल से वनवासी कल्याण आश्रम चुपचाप काम कर रहे हैं, और उसमें 3 बड़े लोगों का नाम मैं बता दूं। गुजरात में स्वामी असीमानंद ने आश्रम खोला, झाबुआ में आसाराम बापू के फॉलोअर्स काम करते थे, और ओडिशा में लक्ष्मणानंद काम करते थे। लक्ष्मणानंद और असीमानंद दोनों ये विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे। तो ये आपका इसका देख लीजिए कि इनका मुख्य काम था क्रिश्चियंस के खिलाफ नफरत पैदा करना,
और जो डिवाइड एंड रूल होता है आदिवासियों के बीच में भी, हिंदू आदिवासी बनाम क्रिश्चियन आदिवासी, अब आदिवासी तो आदिवासी होता है, ये तो अलग बात है। तो ये वनवासी और कल्याण आश्रम और उनको वनवासी कह के उनको एक दुय्यम दर्जे पे रखने की एक बहुत बड़ी चाल है। अगर नाम से ही देख लें तो वनवासी का मतलब जो जंगल में रहता है यानी जंगली कहा जा रहा है, आदिवासी का मतलब जो यहाँ आदिकाल से पुराकाल से रहता चला आ रहा है। सर, आपने परंपराओं की बात की तो मुझे एक घटना याद आई। मैं छत्तीसगढ़ गया हुआ था और वहाँ कुछ लोगों से बात हो रही थी तो पता चला कि बस्तर में एक परंपरा है कि सालाना पूजा होती है और उसमें जो देवता उनकी विश पूरी नहीं करते हैं, इच्छा पूरी नहीं करते हैं, उनको पानी में बहा दिया जाता है और दूसरा देवता बनाया जाता है। तो एक अलग ही तरह की वहाँ व्यवस्था है। ऐसे ही कंधमाल में गया था। कंधमाल में जो, मैं चाहूँगा उस घटना के बारे में थोड़ा आप बताएं। कंधमाल में जो भयानक दंगे हुए थे उसकी बरसी मनाते हैं, आप भी जा चुके हैं वहाँ पर, हर साल उसकी बरसी मनाते हैं। तो एक साल, पिछले साल उसकी बरसी में मैं गया था और तमाम सारे आदिवासियों से मेरी मुलाकात हुई जो वहाँ पर काम कर रहे हैं और पता चला कि किस तरह से वहाँ पर दंगे प्रायोजित कराए गए थे और कितने सारे आदिवासी युवक आज भी जेलों में सड़ रहे हैं। जी देखिए, 2008 का जो दंगा करवाया गया था आदिवासियों के खिलाफ, क्रिश्चियंस के खिलाफ, वो तो बहुत एक क्लियर कट साजिश थी। उसके पहले एक साल 2007 में भी दंगा करवाया गया था। ज़्यादातर ये ईसाइयों के खिलाफ जो दंगे करवाते हैं वो क्रिसमस के आसपास करवाते हैं। क्रिसमस के आसपास जब ये उनका सेलिब्रेशन होता है उसके आसपास कराते हैं। और 2008 में तो वहाँ स्वामी लक्ष्मणानंद काम कर रहे थे और वो काफ़ी मतलब वृद्ध भी थे और माओवादियों ने ये दावा किया कि हमने उनकी हत्या की है। अब ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि उन्होंने क्यों की है, क्या कारण है, उनकी क्या राजनीति थी। पर उसको वीएचपी ने कहा कि भाई ये जो है ये क्रिश्चियन लोगों ने हमारे स्वामी की हत्या की। और फिर क्या हुआ, उन्होंने स्वामी लक्ष्मणानंद की जो लाश थी उनकी शव यात्रा को क्रिश्चियन आदिवासी एरियाज में से लेकर जुलूस निकाला। उस समय बाकी किसी को अनुमति नहीं थी, पर प्रवीण तोगड़िया जो उसमें में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लीडर थे, वो उस यात्रा को लेकर गए और जहाँ जहाँ से यात्रा गई उसी रास्ते पर चर्चों पर हमले हुए, आदिवासी क्रिश्चियंस पर हमले हुए, कई चर्च जलाए गए और आदिवासी रिफ्यूजी कैंप्स में ढकेले गए और उस एरिया पर पूरा एक प्रकार से दबदबा इस वर्चस्व इस राजनीति का हो गया। तो ये भी एक बहुत दुखद घटना थी उस समय। जैसे आप गए, मैं भी कई बार वहाँ गया और वहाँ यही था कि ये लोकप्रिय बनाया गया कि भाई ये क्रिश्चियन मिशनरी तो हमारे धर्म का नाश कर रहे हैं, इनको ईसाई बना रहे हैं, जबकि वास्तव में तो घटना ये नहीं है। बहुत सारे आदिवासी वहाँ, एक दूसरा है कि आदिवासियों में भी एक जो कंद और पाणो, कंद जो थे वो वहाँ के मूल निवासी और पाणो दूसरों, उनके जो कुछ कई लोगों ने हिंदू धर्म से अपने आप को ज़्यादा जुड़ाव किया। तो इनके बीच में ये भेदभाव लाया गया, ये मणिपुर स्टाइल में, कि भाई इन लोगों ने तो आपके ये क्रिश्चियन आदिवासियों ने आपकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया है, आपकी संपत्ति को हड़प कर रहे हैं। तो वहाँ भी पैटर्न वही है कि जिनके खिलाफ हिंसा करवानी है उनके खिलाफ प्रचार कराया जाए और प्रचार के कारण फिर घृणा पैदा की जाए। और वहाँ जो उनका हाल हुआ कई सालों तक, अब उस पर बहुत बड़े ट्राइब्यूनल भी हुए थे। दिल्ली में एक एग्जीबिशन भी किया था जिसमें जस्टिस AP शाह के नेतृत्व में हम लोगों ने एक ट्राइब्यूनल भी करवाया था और ट्राइब्यूनल में यही फाइंडिंग्स आई थी कि इसमें मुख्य रूप से आदिवासियों के क्षेत्र पे कब्जा करने के लिए, उनको दुय्यम दर्जा का करने के लिए ये पूरा एक प्रायोजित कार्य था जो उस एरिया में किया गया था, कंधमाल एरिया में किया गया था। लेकिन मिशनरीज का भी पूरा जो खेल है सर, वो एक तरफा खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कल्याण के लिए ही जाते हैं, वो बाकायदा उनका अपना एक मिशन है और कन्वर्ट करना ही उनका मिशन है। सेवा वगैरह तो उससे जुड़ी हुई चीज़ है, ये बात अब बहुत क्लियर हो चुकी है। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो भी वो काली नस्ल को सुधारने के लिए आए थे, तो अपने साथ पादरी भी लेके आए थे और वो सारा इतिहास सारे लोग जानते हैं। इस खेल को भी मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा विस्तार से आप बताएं, चूँकि उन इलाकों में आप लगातार जाते रहे हैं, कि इन मिशनरीज़ ने कितना भला किया है। मतलब कोई भी उनकी अपनी संस्कृति को एज इट इज़ स्वीकार नहीं करना चाहता है। कोई उनको हिंदू बनाना चाहता है, कोई ईसाई बनाना चाहता है, कोई कुछ और बनाना चाहता है। जो उनकी मूल संस्कृति है उसके साथ कोई उनको जीने नहीं देना चाहता है। देखिए, मेरा जो सीमित अनुभव है इसमें थोड़ी सच्चाई है
कि जिसको कहते हैं इवेंजलिस्ट ग्रुप्स, इवेंजलिस्ट जिनका उद्देश्य ही धर्मांतरण करना है वो होता है, उसमें मैं डिनाई नहीं करता। पर ज़्यादातर कई आदिवासी, कई मिशनरीज ऐसे भी हैं जिनमें सेवा भाव भी होता है, ये मैं खुद के अनुभव से कह रहा हूँ। और क्योंकि आप देखिए कि भारत में ईसाई धर्म आया AD 52 में, आफ्टर ये जो मतलब आज से करीब 1980 साल पहले आया, और आज भारत में ईसाइयों की जनसंख्या है 2.3, ये जरा ख्याल कीजिए। और अंग्रेज़ों के दौरान भी ईसाइयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। कई कई मिशनरीज ने ऐसा भी लिखा है, ये अकाउंट्स है, मैंने रेफर किया अपनी एक बड़ी किताब में, कि ये अंग्रेज लोग हैं तो क्रिश्चियन, पर ये हमारे काम में मदद नहीं करते। और दूसरी बात ये भी बता दूं आपको, भारत में जो ज़्यादा मिशन सक्रिय हैं वो इंग्लैंड वाले नहीं हैं, क्योंकि इनमें भी आपस में हैं, यूरोप के अलग अलग देशों के अलग अलग मिशंस हैं। तो ये देखिए कि उनका कुछ का उद्देश्य निश्चित रूप से धर्मांतरण करना है, खास तौर से पेंटाकॉस्टल ग्रुप्स का है जो एक माइनॉरिटी में है। पर मेजॉरिटी कैथोलिक ग्रुप्स जो हैं वो तो कहते हैं कि जब तक आपको हमारे धर्म में नहीं आना, हम आप पे इसके बारे में ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। और मेरा खुद का अनुभव ये रहा है कि कई क्रिश्चियन मिशनरीज उनको हम आदिवासी हैं करके ही प्रस्तुत करते हैं, कई धर्मांतरण भी करते हैं। और धर्मांतरण कई बार ऐसा होता है कि इसकी बहुत सारी कहानियाँ हैं। अब एक आदिवासी परिवार है, वहाँ एक कोई मिशनरी आया है, जड़ी बूटी से दवाइयाँ दे के 20 साल से काम कर रहा है, तो उसके प्रभाव में आके निश्चित रूप से कई लोग ये कर देते हैं। आप कल्पना कीजिए, दूर दराज गाँव में जाकर, जंगल के क्षेत्रों में जाकर लगातार दशकों के दशकों काम करना, तो कुछ लोग तो आपके प्रभाव में आएंगे। तो दोनों बातों में सच्चाई है, दोनों बातों में सच्चाई है। हमको ये डिनाई नहीं करना चाहिए कि कुछ लोग धर्मांतरण के उद्देश्य से आते हैं, और एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सेवा भाव से भी प्रेरित होकर काम करता है, मुझे इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो आप बताइए कि अंग्रेज़ों के दौरान ईसाई जनसंख्या की परसेंटेज में बढ़ोतरी क्यों नहीं हुई? 2000 साल से ईसाई धर्म यहाँ है, और अगर आपका इसका ग्राफ लेंगे तो अंग्रेज़ों के दौरान में कोई खास वृद्धि नहीं हुई। और आज भी देखिए, 1971 में क्रिश्चियंस का परसेंटेज था 2.6, और 2011 में ये परसेंटेज हो गया 2.3। तो थोड़ा सा मतलब इतने सालों में 2.6 तक आया, और 71 से लेकर 2011 में थोड़ा कम भी हो गया। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसमें दोनों पहलुओं को हमको लेकर चलना चाहिए। इसमें एक बात और देखी जानी चाहिए कि कोई अपना धर्म बदलता क्यों है। जाहिर तौर पर तभी बदलेगा जब अपने धर्म से सेटिस्फाई नहीं होगा। आप उसको आदिवासी बना के रखेंगे, आप प्रवेश शुक्ला जाकर उसके मुंह में पेशाब कर देंगे, उसको समाज के जो घेरा है, मैं तो मध्य प्रदेश में काफ़ी टाइम रहा हूँ, तो शहरिया आदिवासियों को मैंने देखा है कि उनकी क्या स्थिति है, गांव में कैसे उनको अलग रखा जाता है। हर आदमी समझता है कि उनकी औरतें जो है वो ईजी, आसानी से उनको पाया जा सकता है, जो वो है उनसे आसानी से मजदूरी कराई जा सकती है। उनकी संस्कृति का सम्मान तो छोड़िए, लगातार अपमान ही होता रहता है। ऐसे में कहीं से सम्मान मिलेगा, कहीं से सेवा मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सहारा मिलेगा, तो कोई धर्म बदल सकता है। इस बात को भी मुझे लगता है कि समझना चाहिए। जी, देखिए, ये मैं तो एक्चुअली गुजरात के डांग्स एरिया में बहुत बार गया हूँ, कंधमाल में बहुत बार गया हूँ, और बहुत सारे आदिवासियों से भी बात की, उनके नेताओं से भी बात की, और कई मिशनरीज मिले जिन्होंने दावा कि हम तो धर्मांतरण कर रहे हैं, वो भी खुलेआम मिल करने वाले मिले। पर ज़्यादा ऐसे मिले जो भाई वो अपने समर्पण से वहाँ काम करते हैं। अभी अभी मैं केरला से आ रहा था, तो वहाँ एक एयरपोर्ट पे मुझे मिला, वो कहीं दूर काम कर रहा है, बोले मुझे इसमें अच्छा लगता है, मैं इसमें काम कर रहा हूँ। तो मैं दोनों तथ्यों को लेके चल रहा हूँ। मैं एक बात को नहीं कहना चाहता कि जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई लगातार आपके साथ जुड़ के जी रहा है, आपके स्वास्थ्य के लिए ध्यान दे रहा है। और शिक्षा को देखिए, एक मैं मजेदार आपको किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि झाबुआ में जब वो नन्स पे रेप हुआ था, तो उसके बाद उसके पास मेघनगर पड़ोस का शहर है, वहाँ मैं गया था वर्कशॉप के लिए। तो वर्कशॉप के दौरान मैंने कई मिशनरीज थे वहाँ, तो मैंने उनको कहा, भाई आजकल तो मिशनरीज पे बहुत हमले हो रहे हैं, तो आप लोगों को डर नहीं लगता क्या? तो उन्होंने कहा, हाँ देखिए, हम तो शहरों में जो रहने वाले हैं, हमको तो कोई डर नहीं लगता, पर जो हम आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं वहाँ हमको डर लगने लग गया है। मैंने कहा, ये क्यों? आप तो उसी प्रकार का काम, शहरों में भी मिशनरी स्कूल्स होते हैं, जहाँ बाय द वे शहरों के मिशनरी स्कूल के प्रोडक्ट का नाम आपको बता दूं,
अरुण जेटली, लाल कृष्ण आडवाणी और ऐसे हैं, तो कई बार मैं इनको दोष भी देता हूँ कि आपने इस समस्या को खड़ा किया है। नर्मदा टपाल शहरों में भी वो है। तो मैंने इनको कहा कि शहरों में भी आप वही काम करते हैं, यहाँ भी वही काम करते हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम आदिवासी क्षेत्रों में क्या है? तो उन्होंने मुझे, प्रिंसिपल साहब ने मुझे एक घटना बताई कि हमारे स्कूल में एक दक्षिणपंथी राजनीति के कार्यकर्ता का लड़का आया, होशियार लड़का था, हमने उसको एक्स्ट्रा कोचिंग दी, वो राज्य के मेरिट लिस्ट में आया। तो उसके बायोलॉजिकल पिता ये फादर प्रिंसिपल को बोके देने आए, और बोके देने समय भी कहा उन्होंने कि फादर आप भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आपके कारण हमारे बच्चे बहुत सीख रहे हैं, पर फादर ये बताइए कि आपको जंगलों में जाके उन जानवरों को शिक्षा देने की क्या जरूरत है? तो ये आदिवासियों को किस प्रकार से देखा जाता है कि अगर ईसाई मिशनरी वहाँ शिक्षा का काम कर रहे हैं तो उसमें उनका सशक्तिकरण होता है, और आदिवासियों का सशक्तिकरण होगा तो अभी तक जो उनकी ज़मीनों पे कब्जा करते आए हैं, कहीं भी उनको शराब वगैरह पिला के दस्तखत ले लेते हैं, ले लेते थे रादर, अभी तो मेरे ख्याल से कम हो गया है। तो आदिवासियों के शैक्षणीकरण से कई लोगों को बड़ी तकलीफ है, तो वो भी एक कारण है कि इस प्रकार की गतिविधियां उस क्षेत्रों में होती हैं जिससे उन पे आक्रमण किया जाता है। एक और एंगल देख लें सर कि आदिवासियों का एक और जो समूह बना या आदिवासी जहां बहुत सक्रिय हुए वो नक्सलवादी आंदोलन था। अगर आप देखें छत्तीसगढ़ में और बाकी सारी जगहों पे नक्सलवादी आंदोलन ने एक ज़माने में अपनी जगह बनाई, हथियार थमाया, और फिर धीरे धीरे देखा ये गया कि उसमें भी एक ख़ास तरह का पतन आया। मैं बस्तर गया हूँ, वहाँ काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, कुछ एक्स जो रहे हैं लोग उसके बहुत सहानुभूति वाले, उनसे भी बात हुई, और सबकी शिकायत एक ही थी कि दिल्ली से आप लोग आए, दिल्ली से इनके नेता आए, लेकिन मरने वाला भी आदिवासी था, मारने वाला भी आदिवासी था, और समस्या कभी पूरी तरह से हल नहीं हुई। तो हिंसा तो वैसे भी हम जानते हैं कि कहीं भी किसी समस्या को पूरा हल नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाहूँगा इस पर भी आपकी एक टिप्पणी ले लो बात खत्म करने से पहले। जी देखिए, ये आदिवासी क्षेत्रों में जो कई नक्सलाइट्स ने काम किया है, अब वो आदिवासियों को निश्चित रूप से प्रभावित कर सकते हैं कि देखिए आपके अधिकारों का हनन हो रहा है सरकारी अधिकारियों द्वारा, व्यापारियों द्वारा और राजनीतिक पार्टियों द्वारा। तो उनको इस बात पे प्रेरित करना तो बहुत आसान होता है, पर जो वो रास्ता अपनाते हैं उनको संगठन करने के बदले उनके हाथ में हथियार थमाना, ये मेरे ख्याल से काउंटर प्रोडक्टिव है, ये जो उनके उद्देश्य के पूरा खिलाफ है। और इसके कारण देखिए इतनी बड़ी राज्य सत्ता के खिलाफ आप एक गांव में जाके 4 आदिवासियों के हाथ में अगर हथियार देते हैं तो ये तो आत्महत्या करवाने के समान है। इसमें तो कोई अगर आंदोलन खड़ा किया जाए, जैसे मैं उसमें मैं एनएपीएम को काफ़ी महत्व देता हूँ कि उन्होंने एक अहिंसात्मक तरीके से उसी बात को रखा, उनके सवालों को लिया, उनके सवालों के आधार पे काम किया और उनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा भरी। पर जहाँ तक नक्सलाइट्स का सवाल है, इनका जो रास्ता है कि भाई हम हथियारों के माध्यम से स्थानीय अत्याचार को बंद कर सकते हैं, वो पूरा गलत है, वो पूरा गलत है। और उसके कारण भी आदिवासियों का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो रिप्रेशन सरकार की तरफ से जो उसको दबाव लाया जाता है, रिप्रेशन किया जाता है, वो बहुत ही भयंकर होता है। और वो भयंकरता के कारण जो भी छोटा मोटा अगर आंदोलन खड़ा करके, अब ये भी मैं बात मानता हूँ कि उनके आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी रूप देना आसान नहीं है, क्योंकि आदिवासी अपने आप में काफ़ी, एक दक्षिण भारत का आदिवासी हो या इधर का आदिवासी हो, तो उनमें सामान्य बातें क्या हैं, सामान्य उनमें मेल जोल कैसे हो, वो काफ़ी मुश्किल है, इस बात को मैं मानता हूँ। पर फिर भी अगर कुछ संभव है तो शांतिपूर्ण आंदोलन के माध्यम से ही इनका एक आंदोलन, इनकी समस्याओं को आगे ले जाना जरूरी है। अगर इसको देखा जाए, समझने की कोशिश की जाए, तो अन्याय जिनके साथ नहीं होता है उनको ना तो आप हथियार थमा पाएंगे और ना ही उनका धर्म परिवर्तन कर पाएंगे। ना तो हम यहाँ पर उनके धर्म परिवर्तन की मुहिम का समर्थन कर रहे हैं, ना हथियार थमाए जाने का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने भी और मैंने भी इस बात पर ध्यान दिलाने की कोशिश की कि ये सब इसीलिए संभव हुआ क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा था, क्योंकि उनको दोयम दर्जे पर रखा गया था, उनके जल, जंगल और ज़मीन की लगातार लूट जारी थी। इसीलिए कुछ लोग उनको ये समझाने में सफल हुए कि उन्हें हथियार थाम लेना चाहिए। उन्हें लगातार हाशिए पर रखा जा रहा था, जंगली समझा जा रहा था। इसलिए कुछ लोग जो उनकी सेवा कर रहे थे, उनके साथ लगे हुए थे, उनको ये समझाने में सफल हुए कि दूसरे धर्म में तुम्हें सम्मान मिलेगा।
तो अगर इन सब से रोकना था या रोकना है तो सही तरीका यही होगा कि अपने समाज के अंदर उनको वो न्याय दिया जाए, वो सम्मान दिया जाए जिसके वो अधिकारी हैं। उनको वनवासी नहीं, जंगली नहीं, आदिवासी का सम्मान दिया जाए, और आदिवासी का सम्मान देने के साथ साथ देश की मुख्यधारा में उनका बाहें फैलाकर स्वागत किया जाए। होता ये है कि हम सोचते हैं कि वो एक कोने में पड़े रहें, हमारे अत्याचार झेलते रहें, लेकिन जैसे हैं वैसे रहें। जो उनकी स्थितियां बदलने की कोशिश करे, हमें बड़ी नाराज़गी हो जाती है। इस चीज़ को समझना होगा कि आदिवासियों के साथ अन्याय लगातार होता रहा। अंग्रेज़ों के समय भी उन्होंने तमाम सारे विद्रोह किए। बिरसा मुंडा का नाम आप लोग जानता है, अयोध्या सिंह की किताब का मैंने नाम लिया, मैं रिकमेंड करूंगा वो किताब ज़रूर लेके पढ़ लें। आप देखेंगे आदिवासियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरह की लड़ाई की है। और आज़ादी के बाद जब उनको अधिकार मिला तो कुछ तो मुख्यधारा में शामिल हुए, लेकिन जो नहीं हो सके, जिनको नहीं किया गया, और वो नहीं करने के पीछे केवल वो जिम्मेदार नहीं थे, उनके साथ ये सारा कुछ हुआ और आज भी जारी है। शुक्रिया सर। मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम सुनने वाले कम से कम आदिवासियों को लेकर थोड़े सेंसिटाइज होंगे, थोड़ा समझने और जानने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।